संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा आप सभी को पता है कि हमने पढ़ा है कि 23 भाग में ये बताया गया है। शुरुआती यानी कल का जो सेशन था, परसों का जो सेशन था, वहां पे मैंने बताया था कि अध्ययन के दृष्टि से हमने संविधान को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि आपका पार्ट 1 से लेकर के पहले पहला भाग, तो पहला भाग पार्ट 1 से 4A तक का जो है, जो इंपॉर्टेंट है, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के 51A तक का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट की आप दो, इंटरव्यू दो, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछता है। और यदि संविधान की सबसे ज्यादा व्याख्या भी हुई है तो इसी पार्ट की हुई है ना। तो पार्ट 1 बेसिकली यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बातचीत करता है। देखो, भारत का संविधान जो है तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना है। सबसे पहले हमें आवश्यकता थी एक देश की, है ना। तो उस देश को हमने, चूंकि हम आजाद हुए उसके बाद हमने एक देश की बातचीत की, तो पार्ट 1 में एक देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बाह्य ढांचा कैसा होगा, उसके बारे में बातचीत करता है। तो किसी भी देश का बाह्य ढांचा मतलब कि उसका स्ट्रक्चर, कितने राज्य होंगे, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, और क्या चीजें हो सकती हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी देश का होता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को जो है तो आपका पार्ट 1 में बताने का प्रयास किया गया है, जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में बताया गया है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पार्ट बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है। बेसिकली 2-4 क्वेश्चन, कभी एक आसमानी सुल्तानी आ जाते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो इतना परेशान नहीं करता है। पर कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो संविधान बेसिकली क्या कहलाता है, संघ का विधान। क्या कहलाता है, संघ का विधान। मैंने बताया था कि संविधान को हम बोल सकते हैं संघ का विधान, लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन। और संघ का विधान में जो संघ शब्द है, यूनियन शब्द है, ये आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है। जहां पे कहता है आर्टिकल 1 देखोगे तो वहां पर साफ तौर पे कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, नेम एंड टेरिटरी। तो नेम एंड टेरिटरी की बातचीत करता है। अब यहीं पे कहता है कि भारत, अब एक महत्वपूर्ण चीज की, भारत यानी कि इंडिया, तो भारत इंडिया ऑप्शन में 2 चीज लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया। श्रद्धा जी, स्वागत है क्लास में आपका, बने रहिएगा, है ना, डेमोस्ट्रेशन अटेंड करने आई है, थोड़ा बने रहिएगा, स्वागत है आपका क्लास में। चलिए मुद्दे की बात करते हैं जी। तो संघ अर्थात जो है तो आपका, यानी कि भारत, इंडिया। अब देखो भाई साहब, ये इंडिया शब्द कहां से आया, भारत शब्द कहां से आया, इसके पीछे का इतिहास है। ये शब्द आपसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है। एक मोटे मोटे तौर पर यदि हम बताने का प्रयास करें तो भारत शब्द के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। भारतवर्ष कहा जाता था, राजा भरत की कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें बहुत सारे दूसरे एंगल आ जाते हैं। इंडिया की बातचीत करें तो इंडस रिवर, सिंधु नदी, क्योंकि पहले लोग जमीन के रास्ते से, पहला भारत विदेशी आक्रमणकारी कौन था पता है आपको? देश में पहला विदेशी सिकंदर आया था। हाँ, पहला सिकंदर आया था, और ये तो बस बाद में आए थे, गजनी उजनी सब बाद में आए थे। सिकंदर आया था, है ना। तो वो चूंकि इंडस यानी कि सिंध नदी, इंडस रिवर, तो इंडस चूंकि इंडस उसको नाम दिया गया था अपने तरफ से, तो इंडस रिवर के उधर रहने वाले, तो इंडिका, इंडिया, इंडिका, है ना। एक कह सकते हो कि किताब है इंडिका करके, पढ़ना किसकी है क्या, ये सब इतिहास की बातें, ये सब मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुद्दे की बात है, इंडिया नाम दिया गया, है ना। कई लोग इसको बताते हैं कि इंडिपेंडेंट नेशन इन अगस्त इंडिया का मतलब ये भी होता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो ठीक है, 60 समराइज बन जाता है, तो इसलिए उसको बोल दिया गया। तो भारत अर्थात राज्यों का संघ। राज्य आपको सबको पता है कि वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। और आपके 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सबको मिला करके आपका क्या बना है, भारत बना है, इंडिया बना है। अब इसके बाद आपका जो इसका सब क्लॉज 2 देखोगे, सब आर्टिकल 2 देखोगे, तो वहां पे कहता है कि राज्य, उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल।
तो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं। आप पीछे संविधान के पीछे 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो जो 12 शेड्यूल है उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहला जो अनुसूची है, उसके अंतर्गत ये चीज बताया गया है कि भारत में कितने, वर्तमान की क्या पोजीशन है। तो वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। वहां पर देखोगे फर्स्ट शेड्यूल में अब एक बार, तो वहां पर 3 पार्ट डिवाइड किया है। पहले लिखा है स्टेट, ठीक है ना, स्टेट लिखा है, फिर यूटी लिखा है, और फिर लिखा है एटी। एटी का मतलब है एक्वायर्ड टेरिटरी, जिसको एक्वायर किया है, मतलब जिसको हमने अर्जित किया है, जीता है। देखा जाए तो हमने एक्वायर्ड किसी को नहीं किया है। पांडिचेरी जब फ्रांसीसी छोड़ के गए थे तो कुछ समय तक वो एटी के अंतर्गत आती थी। आज के समय में हमारे पास केवल 2 ही व्यवस्था है, स्टेट और यूटी। एटी में एक्वायर्ड आप लिखा है, देखो आर्टिकल वहां पे लिखा हुआ है, आप सब आर्टिकल 3 में देखो तो वहां पर वो चीज अर्जित भाग लिखे हुए हैं, लेकिन अभी अर्जित भाग हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब हम युद्ध करें कोई अर्जित, हमारा खुद का भाग दूसरों कब्जे में है, लेकिन हमने दूसरे का कोई भाग अर्जित नहीं किया है, ठीक है ना। तो एक्वायर्ड टेरिटरी में कुछ भी नहीं है। आपका स्टेट के अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्य हैं, और यूटी के अंतर्गत भी कहानी है, अभी उस कहानी को भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हुए, वो क्या कहानी है उसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। शुरुआत में तो 6 ही थे, फिर वैसे बढ़ता घटता गया। वो कहानी में थोड़ा बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा, समराइज्ड वे में थोड़ी थोड़ी बातचीत करूंगा, ठीक है। तो ये जो बैरेट में लिखा है मैंने आपको वो ज्ञान दे दिया। अब जो बैरेट में नहीं लिखा है वो ज्ञान भी थोड़ा सा ले लीजिए। तो हुआ क्या था कि जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत जब आजाद हुआ था, और उस समय के तात्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप देश की 562 रियासतों को इकट्ठा कीजिए, 562 रियासतों को इकट्ठा कीजिए। तो इन 562 में जो है तो 559 रियासतों को इकट्ठा करने का काम जो है तो सरदार पटेल जी ने किया था, और 3 रियासतों के संबंध में जो है तो जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, और तीनों रियासतों में जो है तो विवाद करवा के आए। मैं कोई भाजपाई की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है ना। हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, और एक आपका जूनागढ़ रियासत, तो ये 3 रियासतों को जो है तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे सौंपा गया था। ठीक है, वो बोले कि हम आगे बढ़े काम करेंगे। क्या हुआ, कैसा हुआ, बहुत कुछ इतिहास में है। कुल मिलाकर के 562 रियासतों को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करके शुरुआत में जो है तो ABCD करके 4 पार्ट बना दिए गए, ABC और D। और ABCD 4 पार्ट बना करके वहां पर 10 स्टेट को जैसे A में कर दिया गया, 8 स्टेट को B पार्ट में कर दिया गया, 9 C में थे और 1 को D में कर दिया गया। तो ऐसे करके पहले 4 स्टेज में रख दिया गया। इसी बीच चूंकि हम, आप सभी को पता है 15 अगस्त को जो है तो हम क्या हुए, आजाद हुए 1947 को, सबको पता है। फिर इसके बाद आगे चल के हमारा संविधान बना, और आपका 26 जनवरी जो है तो 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया, ठीक है। आजाद हो गए, संविधान लागू हो गए, जितने प्रोविंसी स्टेट से सबको हमने इकट्ठा कर लिया। जब ये सब इकट्ठा हो गया तो बातचीत मांग उठने लगी कि अब भैया थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से राज्यों को बना दिया जाए। थोड़ा शुरुआत में सरकार ढीला काम करने लगी, तो इसी बीच एक आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति हैं राम लुल्लू जी, ऐसा कुछ नाम उनका, थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन क्योंकि साउथ का है तो थोड़ा सा उस तरह का है। तो उन्होंने आमरण अनशन वगैरह किया, उनमें उनके डेथ भी हो गई कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का हाँ, राम लल्लू नाम है उनका। तो पुनर्गठन वगैरह उनका किया गया, वो सब चीजें वहां पर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातचीत हुई। तो फिर 1953 में 1953 में जो है तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को बनाया गया। उसके अध्यक्ष बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से फजल अली, है ना। 2-3 और 2 हृदयनाथ कुंजरू और पंडिका जी बनाए गए। तो बनाया गया और फिर उन्होंने पुनर्गठन किया, ठीक है ना। और पुनर्गठन करने के बाद जो है तो फिर वहां पर शुरुआत में कह सकते हैं कि पुनर्गठन करने के बाद, अभी मैंने इसमें लिखा नहीं है और इसमें सॉरी लिखा हुआ है कि 14 स्टेट, मतलब भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया। ये मैं फोटो यहाँ पे रखा है। जब राज्य पुनर्गठन, यानी कि ये 1956 को भारत की, इंडिया की पोजीशन है। ये फोटो मैंने आपके सामने रख दिया है, थोड़ा सा इजिली आपको दोनों फोटो आपके सामने है, कंपेयर करने में आसान आपको हो जाएगा, समझने में आसान हो जाएगा।
तो 1956 को 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में जितने भी कह सकते हैं कि आपके जो जितने भी एबीसी करके वो जितने भी 562 रियासतों को इकट्ठा किया गया, उनको एबीसी में रख दिया गया। एबीसी 4 वर्ग क्लास बना करके फिर वहां से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य माना जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश जो है तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य माना जाता है। जैसे बहुत सारे आप देखोगे, जैसे अभी तमिल आप पढ़ते हो ना पहले कि मैसूर राज्य था, तो देखो आप सब चीज पहले ये मैसूर राज्य था, है ना। तो पहले आंध्र प्रदेश, मैसूर, फिर इधर ये मद्रास था, इधर ये हैदराबाद। हैदराबाद क्योंकि अब एक सिटी है, पहले ये हैदराबाद जो है तो ये एक राज्य था। बंबई राज्य, बम्बई राज्य के बहुत सारे केस पढ़ते हो तो बंबई राज्य, ये गुजरात का भी, मतलब इधर ये सौराष्ट्र है ना, बहुत सारे केस आप लोग पढ़ते होंगे सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र देखो ये था। कच्छ, कच्छ एक राज्य था, है ना। फिर राजस्थान, चूंकि राजस्थान का शुरुआत से ही पूरा वो था, तो राजस्थान जो है तो ये आपका राज्य था। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी राज्य था, लेकिन पहले जो मध्य प्रदेश बना था उस समय, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अब देखो इस समय ये मध्य प्रदेश, अब देखो ये मध्य प्रदेश इतना था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा, तो यहाँ ये बिंद उंद जो है तो सबको इकट्ठा किया गया था, तो ये बिंद क्षेत्र पर ये सभी राज्य थे, तो ये सबको इकट्ठा करके मध्य प्रदेश ये बना था। इधर उत्तर प्रदेश, ये ऐसा करके आपका उस समय 14 स्टेट, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में जो है तो ये बना हुआ था, ठीक है ना। आराम से समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, बस आराम से सुनिएगा, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस शांति से सुनते रहिएगा, सब याद होता रहेगा। फिर ये कहानी थी। वर्तमान में आप सबको पता है कि हम जो है तो 28 राज्य और 8 जो है तो यूनियन टेरिटरी हम बन चुके हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये थोड़ा सा फोटो हल्का सा धुंधली हो गई है, लेकिन चलिए मैं प्रयास करूंगा और अच्छी फोटो लगाने का, पर ठीक है समझ में आ रहा है। तो जैसे ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है ना, इधर ये दादर दीव नगर हवेली है, लक्षद्वीप हो गया ये, है ना। इधर जो है तो पांडिचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये चीज यहाँ पर अभी 8 आपके जो है तो यूनियन टेरिटरी है। यूटी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं यदि, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कुछ ये हल्का सा इसके बारे में भी चीजें फैक्ट लिख रखी है। तो ये मैंने बता दिया। वर्तमान में दिल्ली में चूंकि यूटी था, राष्ट्रीय राजधानी भी है वर्तमान में। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने बता दिया आपका, ये इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर आपका भारत के इस नक्शे के उस तरफ जो है तो पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका दादर नगर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी जो है तो बीचों बीच आपका ऊपर दिल्ली के ऊपर चंडीगढ़, है ना। एक बहुत स्पेशल उसको स्टेटस दिया गया है, और 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की। तो बहुत स्पेशल राज्य है, जगह है वो। वैसे देश का पहला, चंडीगढ़ को देश का पहला शहर माना जाता है जिसको व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। तो व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर भी चंडीगढ़ माना जाता है देश का, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सब बेसिक से इंफॉर्मेशन। चलिए देन अगली बातचीत है, तो ये थोड़ा सा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप चूंकि ये लक्षद्वीप यहाँ पे नीचे है, इसके नीचे मालदीव है, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं ना, और बीच में लक्षद्वीप, प्रधानमंत्री जी हमारे लक्षद्वीप गए थे और मालदीव का जो है तो भट्टा बैठा दिया था, तो लक्षद्वीप है। देखिए बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है, तो स्वाभाविक बात है कि अच्छा जगह है, घूमने लायक जगह है। भारत में ही हमारे पास शानदार इतनी इतनी जगह है, आप अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप वगैरह जाइए। अरे ठीक है, वो थोड़ा सा है ना, भारत है ना, तो हम लोग थोड़ी सी साफ सफाई बहुत अच्छी रखते हैं, इसलिए लोग विदेश भागते हैं, क्या करें, है अपने यहाँ पे सीधे वो विदेशी आदमी विदेश में जाकर के जेब में थूकेगा, है ना, और भारत में आते ही अपना देश तो अपना ही देश होता है। मतलब ये हाल देश की है, बाहर कर थूकेगा, कहेगा अपना देश अपना देश होता है, और विदेश में जाकर के, विदेश में भले स्ट्रिक्ट है, वहां फाइन लग जाते हैं ना। हमारे देश में तो भैया देख लीजिए ऐसी हालत है अभी कि जिससे कोई इम्तिहान नहीं। चलिए वापस आए, देश करोना बाद में रोएंगे। पुडुचेरी हो गया, फ्रांसीसी से कब्जा लेने के बाद इसको स्पेशल राज दे दिया था। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर, अब ये थोड़ा सा ये चीज वहां पे दादर नगर हवेली किया था कि ये इसको 26 नवंबर 2019 को इसको मर्ज कर दिया गया। तो पहले दादर नगर हवेली अलग था, दमन और द्वीप अलग था। अभी दादर नगर हवेली, ये दादर नगर हवेली दमन द्वीप इधर ही आसपास है, ये दादर नगर हवेली दमन द्वीप है ना, 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। अब दोनों को मर्ज करके एक ही कर दिया गया है, ठीक है।
कब किया गया है ये ध्यान रखना, 26 नवंबर 2019, बहुत पुरानी घटना नहीं है, तो याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू बन जाते हैं ऐसे, है ना। क्योंकि होता क्या है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को कह सकते यूटी डिक्लेयर किया गया था, लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया गया था, सबको पता है। लेकिन दादर नगर हवेली को मर्ज करके 26 नवंबर 2019 को, है ना, दोनों को इकट्ठा करके यूटी डिक्लेयर किया गया था, जिसको प्रभावी किया गया 26 जनवरी 2020 से। ये चीज ऐसी है जो थोड़ा सा कम पता होती है और यहीं पे एमसीक्यू बन जाते हैं, यहीं पे हम धरा जाते हैं। क्लियर कहानी। तो ये थोड़ा सा डेट्स बाइट्स मैंने यहाँ पे रख दिया है नोट्स में, आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारत की जो कंडीशन है, भारत के जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस नोट्स लेक्चर के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कुछ आगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। अरे भाई इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है, है ना। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 की बातचीत करते हैं। तो आर्टिकल 1 इतनी ही बातचीत थी जितना मैंने बता दिया। आर्टिकल 1 के साथ शेड्यूल 1 अनुसूची 1 पढ़ी जाती है, जहां पर आपके 28 राज्यों की पूरी लिस्टिंग दी गई है और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट वहां पर दी गई है। आराम से देखते रहिएगा, बैरेक्ट आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में बातचीत करता है कि पार्लियामेंट विधि के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश से स्थापना कर सकती। पार्लियामेंट बाय लॉ, संसद, मैंने आपको पहले बताया है, बार बार बताया है कि आर्टिकल 79 में संसद मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन को मिलकर के संसद कहलाता है, आर्टिकल 79 कहता है। तो किसी भी नए राज्यों को कोई भी प्रवेश करता है, स्थापना करनी है, तो वो पार्लियामेंट कर सकता है ना। जैसे मान लो कि पाकिस्तान से कुछ छीन लिया और उसको नया राज्य बना दिया, चाइना से छीन लिया, नया राज्य बना, कहीं से भी। अब या भारत के अंदर ही किसी पर्टिकुलर राज्य को, अब ये ध्यान रखना कि वर्तमान में उनको बंटवारा ये 3 में आता है। आर्टिकल 2 में क्या होता है कि नए राज्य को स्थापना करना है, प्रवेश करना है, वो आर्टिकल 2। तो चूंकि अब हाँ, अब एक्वायर करेंगे तो पहले अर्जित में रखेंगे, फिर उसके बाद वो किसका उसका भाग बनाएंगे, क्या यूटी बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल अपने ही है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी चूंकि है ना पाकिस्तान कब्जे में है और कुछ संधियां हैं, इंटरनेशनल ट्रीटियां हैं, उनसे बाध्य हैं, है ना, तो उसे बंधे हुए हैं, तो फिलहाल अभी उसे कब्जे में है। और सीज फायर वगैरह हो जाता है फिर जहां जैसे कब्जे में, बहुत सारे, जैसे इधर चीन के कब्जे में जो, तो बहुत सारा एरिया जो है तो है 62 के युद्ध में गया था। तो फिर वही है कि जब उसको हम वापस ले लेंगे तो पहले एक्वायर्ड में रखेंगे, बाद में फिर उसको कहाँ रखना है, उसको किधर रखना है, ये सरकार डिसाइड करेगी, सीधी सी बात है ना। ओके, पहले तो अर्जित प्राप्त कर लिया, एक्वायर, अर्जित अर्जित कर लिया। अब उसके बाद फिर उसको यूटी में रखना है कि स्टेट में। जैसे अभी देखो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, अभी ये थोड़ा सा ऐसे नॉलेज ऐसे ध्यान रखो। ये बताओ आपके, ये हमने 8 यूटी पढ़ी, 8 यूटी में 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें से किन 2 में इस समय वर्तमान में सरकार, 2 नहीं सॉरी 3 है, 3 में जो है तो विधानसभा है, 3 यूटी जिसमें विधानसभा है, बताओ जल्दी से। दिल्ली में है, अभी तो चुनाव हुआ था ना केजरीवाल का, तो दिल्ली तो बोली दो, दिल्ली, और अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे उमर अब्दुल्ला ने, और फिर तीसरी पांडिचेरी, है ना, तीसरी कहाँ है, पांडिचेरी, ठीक है ना। तो 3 जगह विधानसभा है, तो 3 यूटी में विधानसभा है। अभी पांडिचेरी की राज्यपाल कौन है, दिल्ली की एक पुलिस अफसर थी, लेडी पुलिस अफसर, बहुत नाम चलता था, किरण बेदी, है ना चलिए, है ना, तो ये चीज यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ओके, तो दिल्ली आपका, उसके बाद दिल्ली के बाद जो है तो जम्मू कश्मीर और आपका पांडिचेरी, ठीक है ना। तो ये पुंडुचेरी, पांडिचेरी, पुंडुचेरी बोलते हैं, पांडिचेरी हम लोग बोलते हैं पुंडुचेरी, पुंडुचेरी, ठीक है ना। चलिए, तो आर्टिकल 2 कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पढ़ लो, बढ़ जाओ आगे। आर्टिकल 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अब देखो, किसी कोई राज्य है, पहले से एस्टेब्लिश कोई भी राज्य है, उस राज्य में जैसे आप देखते हो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकल गया, बिहार से झारखंड निकल गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल गया, है ना। अभी भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, जैसे महाराष्ट्र कह रहे हैं विदर्भ निकल,
निकाल दो, मध्य प्रदेश से कह रहे हैं भैया एक बुंदेलखंड बघेलखंड निकाल दो। तो ऐसे किसी भी राज्य को दो राज्य में बांटना है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, घटाना बढ़ाना है, ये सब कौन करेगा? ये सब करेगा पार्लियामेंट। यहां पर भी कौन करेगा? संसद करेगा, है ना। आर्टिकल 3 में यही कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो है तो किसी राज्य की सीमाओं को, सिंपल सा देखो बैरेट में आपका लिखा हुआ है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नए राज्यों का नाम बदल सकता है, क्षेत्र कुछ भी, मतलब पार्लियामेंट जो है तो यहाँ पर उसके पास पावर्स की देने की बातचीत यहाँ पर दी गई। लेकिन दो शर्तों के साथ ये करेगा, दो कंडीशंस यहाँ पे बताए गए हैं, है ना। तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशंस यहाँ पे बताए गए हैं। तो जैसे कि पहला कंडीशन क्या है कि आर्टिकल 3 के तहत जब किसी राज्य की सीमा में बदलना बदलना है ना, तो ये संसद करेगा। और संसद कैसे करता है? तो संसद कोई काम मतलब कैसे होता है, उसके सामने विधेयक पेश किए जाता है। तो इस अनुच्छेद के तहत विधेयक जो है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद संसद में पेश किया जाएगा। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि विधेयक क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं बिल। बिल क्या होता है? विधि बनाने का प्रस्ताव, एनी प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉ विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी विधि बनाने का प्रस्ताव जिसे संसद के किसी भी सदन के समक्ष, ध्यान रखना कुछ जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, वो लोकसभा ही पेश करना पड़ता है, बाकी साधारण जो विधेयक होते हैं वो किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जाता है वो विधेयक कहलाता है। और ये विधेयक एक ऐसा आर्टिकल 3 के तहत जो विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा वो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जाएगा। ये भी हम पढ़ेंगे जब, खासकर जब मैं आपका विधायी प्रक्रिया बताऊंगा तो वहां पे और अच्छे से बातचीत करूंगा। पर कुछ विधि बनाने की कुछ ऐसी होती है, जैसे ये आपका आर्टिकल 3 के तहत ये राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही पेश किया जाता है। आगे पढ़ेंगे जैसे फाइनेंस बिल, मनी बिल, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही, तो कुछ बिल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जाता है। आगे सब ज्ञान हम देंगे, विधेयक में ज्यादा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी तो चूंकि शब्द आ गया है, आपको समझ में आ जाए तो मैंने बता दिया। क्लियर कहानी? रेगुलर रहो, कल का दी। अरे सेहत का ध्यान रखो, रेगुलर रहो। हाँ घूम कैसे भी गए तो कहीं भी मतलब ध्यान रखो, रेगुलर रहो। ठीक है, चलिए दूसरी चीज आप देखो, जैसे दूसरी चीज क्या कहता है कि राष्ट्रपति तो सिफारिश लगेगी। अब जैसे मान लो भैया मध्य प्रदेश के हम टुकड़े करना चाह रहे हैं, तो कॉमन सेंस है ना कि मध्य प्रदेश की विधानसभा, विधानसभा समझते हो ना सब लोग? विधानसभा समझते हो? कौन है जो विधानसभा नहीं समझता? लेजिस्लेटिव असेंबली समझते हो ना? मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूछ लें कि भाई हम आपके टुकड़े कर दें, तो वही है कि किसी भी राज्य को यदि तुम परिवर्तन करना चाहते हो तो विधानसभा, तो ये आपका देखोगे वहां पे नीचे परंतु में वही चीज लिखा हुआ, मैंने सिंपल लिख दिया कि जिस क्षेत्र में, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके विधानमंडल, है ना, विधानमंडल मतलब कि विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें विधानसभा विधान परिषद सब आता है, तो उसको एक समय दिया जाएगा। उस समय में वो डिस्कशन कर ले, विचार कर ले कि भाई किया जा रहा है तो कैसे सही है गलत है क्या। और मान लो कि वो विनिर्दिष्ट अवधि, एक पर्टिकुलर अवधि, तो जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश, एक उदाहरण के तौर पर कि जैसे मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ होगा उसके पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव दिया गया होगा। अब मान लो मध्य प्रदेश विधानसभा ने बोला कि उसको बोल दिया कि 2 महीने का समय है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बोला, मान लो ये उदाहरण के तौर पर बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं पता, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सर 2 महीने का समय कम है, हम लोग इतने सारे लोग हैं, 230 विधायक हैं, तो कम से कम 6 महीने का समय दे दीजिए डिस्कशन करने के लिए। तो फिर वही है कि या तो कोई विनिर्दिष्ट अवधि है वो, और मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, कुछ जरूरी तो बताओ। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, कुछ जरूरी तो बताओ। हाँ मैं फिर कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, तो फिर यहां पर कह सकते हैं कि विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अतिरिक्त अवधि, एडिशनल टाइम भी देगा उस पर विचार करने के बाद उस सदन में, आफ्टर कंसिडरेशन विथ रिकमेंडेशन। ठीक है ना? तो किसी विधानमंडल की में विचार करने के बाद, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद
उस विधेयक को संसद के सामने पेश किया जाएगा कि साहब हम मध्य प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कहानी चलती है। हाँ संध्या बोलिए। सर विधानमंडल ने मना कर दिया कि नहीं हम अपने राज्य का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, तब देखिए मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो अधिकांश ये जो प्रस्ताव होते हैं ना, विधानमंडल ही राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति संसद के पास भेजता है। तो आप जो सोच रही हैं कि सरकार डिसाइड करती है, ऐसा नहीं हुआ। आज तक इस देश में जितने भी राज्यों के बंटवारे हुए, उसका प्रस्ताव पहले राज्य के विधानमंडल में ही पेश किया जाता है और राज्य जो सरकारें होती हैं वही कि हम लोग अलग हो जाते हैं ना, तो पहले वही वहां पे पेश होती हैं, फिर उसके बाद वो आपस में विचार कर लेती हैं तो राष्ट्रपति के पास जाती हैं, फिर राष्ट्रपति पार्लियामेंट में रखवाता है। तो अभी तक तो यही हुआ है, ठीक है ना। और नहीं तो वैसे भी चलता रहता है ना। अब केंद्र इतना ज्यादा फर्क नहीं, जैसे बहुत सारी आप देखो कि बहुत सारे जैसे अभी भी महाराष्ट्र में विदर्भ बनाने की बातचीत कर रही हैं, मध्य प्रदेश में बातचीत होती रहती है, तो बातें चलती रहती हैं। सरकार को लगता है कि बढ़ाना चाहिए, जैसे ये सब जैसे जैसे देखिए किसी राज्य के अंदर जिला बनाना है, संभाग बनाना है, ये राज्य। लेकिन अब ये जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण के तौर पर रीवा जिले से मऊगंज निकल गया नया जिला, तो ऐसी राज्य सरकार ऐसे नहीं सोचती कि चलो आज इच्छा हो गई मऊगंज बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि रीवा जिले के कोई भी अधिकारी कर्मचारी या सरकार को लगता है यार ये जिला बड़ा हो रहा है, कामकाज बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा, और मऊगंज भी धीरे धीरे बड़ा तहसील हो रही है, तो इस ऐसा करें कि 2-3 तहसीलों को इकट्ठा करके एक अलग राज्य बना देते हैं, तो सॉरी एक अलग जिला बना देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये बंटवारे होते हैं, जिले बट गए या संभाग बट गए, ये सभी जो है तो ये सभी चीजें जो है तो बातें नीचे से ही चालू होती हैं, वहां से प्रपोजल ऊपर जाता है। क्लियर कहानी। ऊपर डिसाइड नहीं करते कि हम इसको तोड़ने वाले, सीधी सी बात है। ओके चलिए, तो ये आपकी कहानी है। अब ये मैंने ये कहानी थोड़ा सा बता दी है जो बैरेक्ट में लिखी है। अब जो बैरेक्ट में नहीं लिखी है, तो आर्टिकल 3 भारतीय संविधान की नमनशीलता, नमन मतलब की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान, देखो तो उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि जिसके माध्यम से संसद राजनीतिक भौगोलिक मानचित्र को बदल सकता है ना। राजनीतिक भौगोलिक मानचित्र मतलब वही है कि भौगोलिक मानचित्र, जैसा आपको मैंने देखा पहले मध्य प्रदेश जो है तो देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हम तीसरे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे ना। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की कंडीशन किस पोजीशन, किस कंडीशन में है, तीसरे नंबर पे है ना। पहले नंबर पे कौन हो गया, राजस्थान हो गया। अरे ये जीके जीएस के बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे याद रखो, एडीपीओ की तैयारी अपन करेंगे, सिविल जज में भी थोड़े थोड़े जीके जीएस पूछ लेता है, तो ऐसी बेसिक बेसिक चीजें तो ऐसे ऐसे अपने को पता होना चाहिए, है पहले ना। चलिए, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और लेकिन ये जो प्रावधान है ये संघात्मक, जो आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके विपरीत है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने शुरुआत में ही बताया था कि फेडरल मतलब कि भाई केंद्र और राज्य इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन भाई ये आर्टिकल 3 का जो प्रोविजन है उस कॉन्सेप्ट को एक तरह से आघात करता है, उसके अगेंस्ट बातचीत करता है, मतलब कि राज्यों को केंद्र ही तोड़ सकता है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसलिए उसके विपरीत माना जाता है। तो ये आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 इतना काम का नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा तो अब पूछता भी नहीं है, तो इसलिए उसको मैंने बिल्कुल छेड़ने का प्रयास भी नहीं किया। तो आर्टिकल 4 छोड़ दीजिए और हम लोग अब अगली कहानी पे चलेंगे, सिटीजनशिप। क्या होता है नागरिकता। अब देखो सिटीजनशिप, तो देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया, संविधान कितना अच्छा लिखा है। पहले देखो हमने भूभाग मिल गया, अब इसमें रहेंगे कौन, इसके नागरिकों के बारे में बातचीत करते हैं। तो नागरिकता डिसाइड कर दिया है ना, क्योंकि पहले क्योंकि अपन ने प्रस्तावना में बताया था ना कि प्रॉमिस किसको किया जाता है, अपनों को किया जाता है, नागरिकों को किया जाता है। तो कौन नागरिक होंगे कौन नहीं होंगे, तो नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में जो बातचीत है वो आपका पार्ट 2 में बातचीत करता है, ठीक है ना। तो पार्ट 2 सिटीजनशिप, नागरिकता क्या होती है। अच्छा, नागरिकता एक अधिकार है,
जो भारत में रहते उसका हैं नागरिकता जन्म अधिकार। से, या जिनके माता पिता हाँ, जन्म से रह रहे हैं, संविधान लागू होने के कुछ वो कितने साल पहले, 5 वर्ष ऐसे कुछ, 5 वर्ष मैं समझ पहले। गया, आप नागरिकता प्रदान करने के तरीके बता रही हैं, पर मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है, नागरिकता से किस बात का निर्धारण होता है। चलिए, एक तो ये भी, जैसे भैया जैसे तुमको जज बनना है, एडीपीओ बनना है, तो जब वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें पहला लिखा रहता है ना, पहला क्या कि भारत के नागरिक हैं, तो सरकारी नौकरी केवल भारत के नागरिकों को मिलती है। आप नागरिकता, देखो मैं पूछ रहा हूं कि आपको हुआ क्या है, लेकिन आप मतलब कुछ सिम्टम्स बताए जा रहे हैं सर कि छींक आ रही, खांसी आ रही है, लेकिन बुखार हुआ है नहीं बता पा रहे हो। कहने का मतलब है कि नागरिकता, जैसा थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया भाग्यश्री, और थोड़ा तेज बोलो, सदस्यता है, मेंबरशिप है, और इससे जो है तो सदस्यता है, सिटीजनशिप जो है तो एक मेंबरशिप है, सदस्यता है, जो और क्या, और बताओ, और आगे क्या, याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हाँ, राज्य डिसाइड करता है, तो चलो ठीक है, ओके। तो नागरिकता, एक सिंपल सी डेफिनेशंस देखते हैं सिटीजनशिप को, थोड़ा प्रॉपर्ली समझते हैं आराम से। संविधान में इस शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, पहली बात। तो किसी देश की सदस्यता मतलब कानूनी रूप से, कानून द्वारा मतलब किसी व्यक्ति को मान्यता देना कि भाई आप इस देश के नागरिक हो, तो नागरिकता, सिटीजनशिप क्या है, सदस्यता है, मेंबरशिप, सिटीजनशिप इज मेंबरशिप ऑफ एनी कंट्री और नेशन। और इस जो मेंबरशिप है, इसके आधार पर उस देश में आपको कुछ सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलते हैं। नागरिकता क्या होती है कि किसी देश की सदस्यता होती है, और इसके आधार पर उस देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार आपको, किसी व्यक्ति को मिलते हैं। जैसे आप भारत के नागरिक हो तो आप भारत में वोट दे सकते हो, भारत में नौकरी कर सकते हो, भारत में रह सकते हो, तो ये आपको अधिकार नागरिक होने के नाते मिलता है, ठीक है ना। तो नागरिकता सिंपल सी परिभाषा है, बेसिकली ये एक स्टेटस है किसी व्यक्ति का, है ना। स्टेटस मतलब की होता है ना कि मतलब मैं कौन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, तो ये मेरा स्टेटस है कि मैं कौन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं कनाडाई हूं, है ना, मैं रूसी हूं, मैं जापानी हूं, मैं चीनी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बांग्लादेशी हूं, मतलब क्या, यानी कि स्टेटस। तो नागरिकता सबसे पहले तो व्यक्ति को जो उसका आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, तो पहचान का जो पहला एलिमेंट्स होता है कि भाई तू है कौन, तो पहले मैं भारतीय हूं, अब उसके बाद बाकी मैं महाकालेश्वर मिश्रा हूं कि मैं फलाना हूं कि मैं ढिमका हूं, बात की बात है ना। अब जैसे मान लो कि मैं कहीं, मुझे इंटरनेशनल किसी बॉर्डर में पकड़ लिया गया, खुले समुद्र में पकड़ लिया गया, और बोले बोले मैं कौन, तू कौन, बोले मैं महाकालेश्वर मिश्रा, तो बोले कौन, कहाँ, मतलब ऐसे कौन कहाँ का महाकालेश्वर मिश्रा, क्योंकि ये तो कहीं भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, नागरिक हो सकता है। अब आजकल तो देखो भाई, लोग हिंदुस्तानी बहुत सारे अमेरिका नागरिक लेके बैठे हैं, तो कहीं भी हो सकता है। तो फिर बताना मैं हिंदुस्तानी, फिर वो किससे, इसका निर्धारण किससे होता है, नागरिकता का निर्धारण, तो भैया तो झंडा दिखाने से भी काम नहीं चलता, दिखाना पड़ता है क्या, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो सिटीजनशिप, अच्छा इससे क्या मिलता है, थोड़ा सा फर्क क्या पड़ता है कि नागरिक होने से, जैसे देखो वही चीज है ना कि कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है, मतलब एक समूह का सदस्य है, तो स्वाभाविक बात है कि समूह का सदस्य होने के नाते उसके पास कुछ अधिकार होते हैं, और उन अधिकार को निर्धारित करने के लिए नागरिकता का निर्धारण किया जाता है ना। अधिकार दायित्वों का निर्धारण, तो अधिकार दायित्वों का निर्धारण भी नागरिकता के आधार पर किया जाता है, ये चीज यहाँ पे समझिएगा। तो बहुत और डिटेल से नहीं जाता हूँ, सिंपल सी बातचीत यहाँ पर आपका। तो ये प्रिविलेज्ड है, ये विशेषाधिकार है, एक विशेषाधिकार है कि भारत के नागरिक होने के नाते, जैसे मान लो कि आप लोग सिविल एडीपीओ की एग्जाम दे सकते हो, ये आपका प्रिविलेज है क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, यही नहीं हो तो खत्म हो जाए प्रिविलेज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। तो आपका ये पहली कहानी हो गई। इसके बाद आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक बताए गए हैं, इनको आप दो पार्ट में ऐसे बेसिकली इन व्यू ऑफ स्टडी डिवाइड कर सकते हो।
तो पहला पार्ट जो है तो इसका बेसिकली कहता है आपका कि नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो ये नागरिकता प्रदान करने वाले प्रकार, कितने प्रकार से नागरिकता दी जाती है, तो 3 तरीके से दी जाती है। पहला है बाय डोमेसाइल, अधिवास के आधार पर। अधिवास जिसको तुम सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हो, मूल निवासी, है ना, बनते हो ना मूल निवासी, बोले प्रमाण पत्र बना ले, ठीक है ना, मूल निवासी, डोमेसाइल। और क्या है समझाऊंगा, प्रव्रजन, माइग्रेशन, और तीसरा है पंजीकरण। 3 तरीके से नागरिकता किसी व्यक्ति को यहां पर दी जाती है संविधान के तहत, यहां पर ध्यान रखना। और नागरिकता के संबंध में अदर प्रोविजन, अन्य प्रावधान, तो ये हम विदेशी नागरिकता स्वीकार कर दिया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 9 पढ़ेंगे। नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, 10 पढ़ेंगे। और संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट किया जाएगा, आर्टिकल 11 पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर 3 तरीके से नागरिकता दी जाती है संविधान के तहत, आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। और ये तो ये आपका पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे समझ लीजिएगा। सिविल जज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना, अभी पिछले 2 बार 2-3 क्वेश्चन आ चुके थे नागरिकता के संबंध में, पहले तो नहीं पूछता था, तो अभी बाकी एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा आर्टिकल 5 थोड़ा सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सॉरी पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट कौन से पार्ट में सिटीजनशिप को बताया गया है, और आर्टिकल 5 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आर्टिकल 5, 9 और 11 एमसीक्यू के लिए भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7, 6, 7, 8 से इन जनरली प्रश्न आज तक नहीं दिखे मुझे, कभी दिख गया हो तो माफ कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, बेसिकली जो बेसिक बातचीत है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है तो जो प्रकार है नागरिक, हाँ क्या बोल रही बताइए। अप्रवासी भारतीय, जी, अच्छा अप्रवासी भारतीय भी बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। अप्रवासी भारतीय तो मैं सभी भी थोड़ी थोड़ी बातचीत सभी करूंगा। तो अप्रवासी भारतीय क्या होते हैं, एक एनआरआई होते हैं, एनआरआई समझते हैं, हाँ। तो अप्रवासी मतलब कि भारतीय हैं लेकिन भारत में रहते नहीं, है ना, नॉन रेसिडेंस इंडियन, विदेश में रहते हैं। एक ओवरसीज नागरिक होता, ओवरसीज सिटीजनशिप होता है ना। एक एनआरआई होता है। अब एनआरआई का मतलब कि इंडियन है लेकिन विदेश में रहते हैं, मतलब भारत की नागरिकता अभी छोड़ी नहीं पर रहते विदेश में, उनको कहते हैं एनआरआई। ओवरसीज मतलब कि अब भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशी नागरिकता ले ली है, तो वो उनके लिए ओवरसीज शब्द यूज किया जाता है। जैसे अधिकार दोनों अलग अलग हो जाता है। कोई एनआरआई कब बनता है, 6 महीने से ज्यादा कोई विदेश में रहता है तो एनआरआई उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है। 6 महीने से ज्यादा समय तक विदेश में रहो तो आपके ऊपर एनआरआई का ठप्पा लग जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो 6 महीने से ज्यादा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमला हैरिस, तो ये ओवरसीज उस तहत उस चीज में वहां पे आएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो ये प्रोविजंस यहाँ पे कहते हैं। अब आर्टिकल 5 देखे बातचीत करें तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे शब्द आता है संविधान के प्रारंभ पर, द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा थोड़ा सा कि संविधान की डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, 26 जनवरी 1950, है ना। लेकिन आर्टिकल 5 के लिए संविधान का प्रारंभ यानी डेट ऑफ एनफोर्समेंट आर्टिकल 5 के लिए क्या है पता है, 26 नवंबर 1949। और ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल, अरे प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है आर्टिकल 394। खोलो जल्दी से एक बार 394, मिल गया। ठीक है 394 देखो तो वहां पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9
तो ये थोड़ा सा अपने को याद रहे, ये चीज मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 9 जो है ये कब इन्फोर्स हुआ, ये इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है जो है तो आपका ये है ना 26 नवंबर 1949, उसी दिन से। तो यहां पर ये थोड़ा सा मैंने एक आध बार कहीं एमसीक्यू देखा था कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना कि देखो भारत में जन्मा था, ठीक है, माता पिता जन्मे थे या जो प्रारंभ से 5 वर्ष पहले भारत में रहता था, प्रारंभ से। तो अब प्रारंभ का मतलब किस तारीख से, 26 नवंबर से कि 26 नवंबर 1949 से कि 26 जनवरी 1950 से। तो ये पता रहना कि ये आर्टिकल 5 के लिए ये जो कमेंसमेंट डेट है, प्रारंभ की तारीख है, वो है 26 नवंबर 1949। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया कहानी, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया। अब इसमें एक शब्द है अधिवास। अधिवास का बेसिकली मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है, डोमिसाइल। तो डोमिसाइल का मतलब मूल निवासी। प्रदीप जैन वर्सेस भारत संघ का एक अच्छा केस है 1984 का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि जहां पर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करने के, ठीक ना, आशय से अपना घर बनाता है, टेम्परेरी नहीं परमानेंटली, स्थायी रूप से रहने के लिए जहां पर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है। अब देखो जैसे मान लो कि मैंने अपना घर एमपी में इंदौर में बना लिया, ठीक है, मतलब मेरा उद्देश्य है एक, इसलिए अधिवास हमेशा माना जाता है कि अधिवास का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे आजकल तो घर खरीदना नॉर्मल चीज हो गई है, पर पहले इन जनरल माना जाता था कि आदमी घर वही बनाता है जहां वो बसना चाहता है, रहना चाहता है, मतलब उसका आशा इंटेंशन वहां पे अधिवास करने का है। तो डोमिसाइल का वो मतलब यहाँ पर माना जाता है, ठीक है ना। तो जैसे आपने घर बनाया, अब भले आप, मैंने एमपी में इंदौर में घर बना लिया, अब मैं नौकरी करने जो है तो बिहार चला जाऊं, यूपी चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, जापान चला जाऊं, लेकिन लौट के मुझे यही आना है ना। अब लौटे चले, इसे गाना गाते हुए मैं वापस आ जाऊं, कहीं भी चला जाऊं और अब लौट चले गाते हुए मैं वापस आ जाऊं, तो मतलब कि मैं वहीं पे बसना, ये अधिवास है मेरा, डोमिसाइल है, ठीक है ना। तो ये चीज डोमिसाइल का मतलब, इसको मूल निवासी, कि जैसे आप एग्जाम कहीं के भी दे लो, लेकिन मूल निवासी कहाँ के हो, एमपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, जैसे यदि स्टेट सर्विस की बातचीत करें, और जब सेंटर की बातचीत करें तो भारत के हैं। तो ये चीज यहाँ पे फिर कार्डर तय होता है कि कहाँ की किस से आओगे। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। तो प्रदीप जैन वर्सेस भारत संघ का 1984 का ये केस है जिसमें इस चीज को एस्टेब्लिश किया गया है। क्लियर कहानी, ओके। अब अगली कहानी, तो ये हो गया आपका कि नागरिकता के बारे में बेसिक बातचीत ये मैंने बता दी है। थोड़ा जन्मा था, माता पिता जन्मे थे, प्रारंभ से 5 वर्ष, ये 5 ईयर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये एमसीक्यू पूछ लेता है। तो संविधान की प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष पहले, तो ये ध्यान रखना प्रारंभ के 5 वर्ष पहले, मतलब समझना, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति 26 नवंबर 1949 को भारत में 5 वर्ष से अधिक समय तक रह चुका हो, तो ये 5 वर्ष ऐसे मत गिनना कि उसके बाद 5 वर्ष रहेगा, तो नहीं, उसके पहले देखो साफ तौर पे कहता है कि प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5, कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर तो भारत में रहा हो। तो जैसे ही संविधान लागू होगा, भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी सीधी, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रांसीसी हो, ब्रिटेन ब्रिटिश हो, कोई भी हो। तो ये चीज वहां पे कहता है, ध्यान में रखिएगा, ओके। अगली कहानी आते हैं, तो माइग्रेशन। अब ये शब्द जितना छोटा है उसका अर्थ उतना बड़ा है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह पर स्थायी रूप से जाना। लेकिन पूरे विश्व इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ था 1947 में, जब मार्च, लगभग मार्च के पहले ही से चालू हो गया था। ऑफिशियली 3 मार्च की डेट आपके संविधान में भी लिखी हुई है 1947 की, पर उसके पहले भी ये चीज है ना, देखोगे आर्टिकल 7 में वो डेट लिखी हुई है, पर उसके पहले ही ये चीज डिसाइड हो गया था कि भाई पाकिस्तान जो है तो अलग बनेगा।
तो बड़ी संख्या में जो है तो माइग्रेशन हुआ, यानी कि माइग्रेशन मतलब कि जो पाकिस्तान में रहना चाहता था तो वो पाकिस्तान पे रह जाए, और जिसको भारत आना था तो वो भारत आए। पहले डिसाइड कर दिया गया कि भैया ये पाकिस्तान, क्योंकि दो पाकिस्तान पहले थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और भारत। तो बड़े बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ उस समय। तो यहाँ पर दो कहानी हुई कि कुछ लोग जो है तो पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए आर्टिकल 6 बातचीत करता है, और जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का निर्धारण कैसे करेंगे, आर्टिकल 7 बातचीत करता है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए आर्टिकल 6 बातचीत करता है, और जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का निर्धारण कैसे करेंगे, ये आर्टिकल 7 बातचीत करता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब देखो, ये आर्टिकल कभी बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, पर मान लो कभी मेन सोर्स में लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख लो प्रॉपरली आपको, क्योंकि देखो ये एक ऐसा मैटर है जिसमें बहुत बात की जा सकती है, पर उतनी बात का मतलब नहीं। मैंने फोटो के माध्यम से आपको बता दिया माइग्रेशन क्या होता है, कितना दुखद चीज होता है, और एक्चुअल चीजें मैंने बता दी। अब इसके बाद जो संबंधित चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, बाकी इसमें कुछ उलझने के लिए बचता नहीं। तो संबंधित चीजें मतलब कि यहाँ पर वही है कि आर्टिकल 6 देखो कहता है कि पाकिस्तान से भारत, है ना, तो यानी कि माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, है ना, पाकिस्तान से भारत, आर्टिकल 6। इसलिए मैंने देखो सिंपल से बना दिया, कभी कंफ्यूजन नहीं हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हो कि तो उनकी नागरिकता का निर्धारण, तो ये पहला सिंपल कहता है कि भाई देखो, यदि कोई भी व्यक्ति, एक डेट यहां पे दी गई है 19 जुलाई 1948 के पहले, पहले यानी इस तारीख के पहले पाकिस्तान से भारत आ गया है, तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान से यानी कि 1948 तक, पहले 1947 में डिसाइड हो गया, समय दिया गया भाई, लोग चूंकि घर परिवार बेच बांच के सब इकट्ठा करके आना था, है ना, वो तो ठीक है, वो मारपीट ज्यादा हुई पर जो सब कुछ हुआ, लेकिन उस तरह से आना था तो पूरा समय मिले, तो पहले डिसाइड हो गया, आजादी हो गई, उसके बाद भी उनको समय दिया गया, लगभग साल भर का, 1.5 साल का देखा जाए तो 1.5-2 साल का समय था उस समय, क्योंकि बहुत पहले क्लियर हो गया था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना है। तो 19 जुलाई 1948 का एक डेट दी गई कि उस तारीख के पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गया उसको कोई कागज वोगज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ना आजकल कागज की बातचीत को होती है, तो ऐसे समझा दिया कि भाई 19 जुलाई 1940, उसको बस ये साबित कर दे कि भैया हाँ तू कहाँ पे है, मैं भारत पे हूँ। अच्छा 18 जुलाई, चल ठीक है, तू भारतीय, मतलब 18 जुलाई को एंट्री हो गई कि भारत में आ गया था, मतलब कि वो भारतीय, बात खत्म, कोई एंट्री नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति, है ना, अब इसमें दो दो कहानियां। पहली कहानी तो ये था कि उसके वो व्यक्ति उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ब्रिटिश इंडिया में जन्मे हो। ब्रिटिश इंडिया मतलब उस समय जो पाकिस्तान भारत इकट्ठा था उस समय जन्मे हो, और इसके पहले, अब ब्रिटिश, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी ब्रिटिश इंडिया में आता था, ठीक है ना, तो जो पाकिस्तान जिसको डिसाइड कर दिया गया है वहां से वो भारत आ गया हो, है ना, क्लियर कहानी। तो ब्रिटिश इंडिया में उसका जन्म हुआ हो और वो पर्टिकुलर डेट के पहले पाकिस्तान से भारत आ गया, तो भारत का नागरिक, खत्म कहानी। लेकिन दूसरी कहानी ऐसा था कि मान लो कि 19 जुलाई 1948 सोचता रहा, कुछ दिन वहीं रहा, वहां पे उसके साथ कुछ हादसे हुए, फिर आया, तो उसके बाद आया, तो फिर अब वो 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि भाई उसका भरोसा नहीं, फिर कहे कि नहीं मुझे अपना, देखो ये हम लोग हंसी मजाक में बता दिया, पर जिस जगह में आदमी जन्म लेता है, जिस जगह में उसकी पुश्तें पड़ी हैं, उस जगह को छोड़ना बड़ा मुश्किल चीज होता है। तो फिर उसको 6 महीने रह ले भाई, देख लो आपको भारत जम जाए, तो फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, आवेदन कर दो नागरिकता के लिए, और भारत का नागरिक तौर पर रजिस्टर्ड हो जाओ, तो तुमको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, है ना। तो यदि उस डेट के पहले आ गए, मतलब कि मानसिक तौर पर क्लियर हो कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, डेट के 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, तो आने के बाद 6 महीने तुमको रहना पड़ेगा, फिर आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये समझ में आ गया। तो ये डेट है ना, दोनों कंडीशन में एक चीज समान है, वो है कि वो व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है ना, मैटरनल पैटर्नल जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं वो ब्रिटिश इंडिया में जन्मे हो, बस ये चीज कहता है। क्लियर कहानी। 19 जुलाई के पहले आ गया कोई दिक्कत नहीं, बाद में आएगा, 6 महीने रुके और बकायदे जो है तो आवेदन करके नागरिकता प्राप्त करें।
क्लियर। आर्टिकल 6 इतनी सी बातचीत करता है। आर्टिकल 7 यदि काम की बातचीत है, जो एमसीक्यू वाला बातचीत है, वो इतनी सी बातचीत करता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला, अब कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है ना, और पाकिस्तान कब, तो देखो पाकिस्तान का निर्धारण पहले हो गया था, लेकिन ऑफिशियल डेट यहीं पे देखो लिखी है 1 मार्च 1947 के बाद। तो 1 मार्च 1947 के बाद, आफ्टर द डेट ऑफ 1 मार्च 1947, कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है ना, कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, इंडिया से पाकिस्तान गया, कब गया, 1 मार्च 1947 के बाद। तो भाई साहब जैसे वो पाकिस्तान गया, अब ये व्यक्ति जो है तो इंडियन जो है तो नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पाकिस्तानी कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गया मतलब अब ये क्या कहलाएगा, पाकिस्तानी कहलाएगा। तो ये आपका कहता है, देखो आर्टिकल 7 का पहला पार्ट साफ तौर पे कहा है कि वो भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल 9 का भी रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि आर्टिकल 9 ये कहता है किसी व्यक्ति ने दूसरे राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो है ना, तो थोड़ा सा साथ में पढ़ सकते, पर वो थोड़ी अलग ही है, मतलब पाकिस्तान गया तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, बात खत्म। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी इसके पास मौका रहेगी, कभी इसकी इच्छा वापस आने की है तो यहाँ पर अब समझना कि अब यहां पर अब ये व्यक्ति एक बार पाकिस्तान चला गया और मान लो यहां उसने 6 महीने साल भर रहा, उसके बाद उसको लगता है कि मुझे वापस भारत आना है, तो ये मान लो ये व्यक्ति जो 1 मार्च को पाकिस्तान चला गया, अब ये लौट के भारत आता है, तो फिर इसको वही 6 महीने पहले ये रहेगा भारत में, प्लस रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो जाकर के इसको नागरिकता जो है तो प्राप्त मिले होगी। ये बात ध्यान रखना, ओके। यहां पे ध्यान रखना कि वो डेट काम नहीं करेगी। अब देखो ये डेट क्या लिखी है, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है ना। भारत से कहां गया, पाकिस्तान गया। अब भले मान लो कि ये मान लो उदाहरण के तौर पर मार्च हो गया और मान लो दिसंबर 47 तक ये वहां पे पाकिस्तान पे रहा, और दिसंबर, एक उदाहरण पे तो समझना, दिसंबर यानी कोई भी डेट पकड़ ले, 1 दिसंबर 1947 को वो पाकिस्तान से भारत आ गया, तो क्या उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा? उसके ऊपर क्या 19 जुलाई, क्योंकि तो 19 जुलाई के पहले आया ना, ये नियम लागू हो जाएगा? तो ये प्रोवाइडो कहता है नहीं, ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि देखो समझना कि ये पहले ही एक बार चूंकि माइग्रेट कर चुका है, ये नियम उनके लिए काम करता है जो पहली बार माइग्रेट करेंगे, यानी जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनके लिए। पर ये पहले पाकिस्तान गया, वहां नहीं जम रहा है तो फिर वापस आया, अब फिर यहाँ नहीं जमेगा तो फिर से जाएगा, भाई ये बिन पेटी का लोटा है, कहाँ जाएगा इसको पता नहीं है, तो भाई तो पहले 6 महीने रहे यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन करवा और नागरिकता ले, तो मिलेगी तेरे को नागरिकता। समझ में आ गया, क्लियर कहानी। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो आप इतना सा नोट्स में मैंने नहीं लिखा है, पर आप वहां पे थोड़ा सा लिख दूंगा, वैसे या तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि उसके 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसे आर्टिकल 6 के नियम दूसरे का पालन करना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो भारत की नागरिकता उसको मिलेगी। अब तो पुरानी बात हो गई, अब तो ये सब समझाने के लिए है ना, ये तो दो क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई। अब आते हैं भैया आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 अब समझना, विदेशी दो, हमारे लिए दो विदेशी, एक है पाकिस्तानी और एक है विदेशी, है ना। वैसे पाकिस्तानी भी तो हमारे लिए विदेशी है ना, पाकिस्तान भी हम लोग विदेशी मानेगा, हुआ विदेशी थोड़ी है, विदेशी तो हमारे लिए अमेरिका वाला है, इंग्लैंड वाला है, वो विदेशी है। हम लोग विदेशी बोलते हैं तो गोरा चिट्टा ढूंढते हैं, ये तो अपने जैसा ही, कहा ये तो देसी है, विदेशी थोड़ी है, हैं? अब बोलो नेपाल, नेपाल का व्यक्ति हमारे लिए विदेशी है, और वही कि साहब जी करके कोई आ जाए, है तो नेपाल के लोग भी अच्छे लोग होते हैं यार, मैं थोड़ा ऐसे इन जनरल वो जोक चलता है गोरखा वाला, तो सॉरी बोल दिया मैंने, पर ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल अब है तो विदेश, है ना, भूटान विदेश, भारत भूटान पता है कैसे है, भारत भूटान ऐसे है मतलब कि दीवाल के ऐसे ही आप वो बस वो पार कर लो तो भारत, दीवाल के इस तरफ इंडिया, उस तरफ भूटान, इस तरफ इंडिया उस तरफ भूटान,
ऐसा है। चलिए बहुत सारी जगह ऐसी है। चलिए वापस आए, नेपाल भी ऐसे ही है। नेपाल में तो वीजा वोजा नहीं लगता, आप ऐसे ही घूमते घूमते चले जाएं, है ना। तो ऐसे घूमते घूमते आप जो है तो नेपाल चले जाएं। चलिए मैं गया नहीं वैसे, मेरा मतलब मामा के लड़का बताता था, हम लोग तो नेपाल घुमा है, काठमांडू वगैरह सब घुमा है बाइक से। वहां पे वो ये चंपारण में उसकी उस नौकरी थी, बिहार चंपारण के बाद वहां से बोले पास पड़ता है तो घूम फिर के चले आए। चलिए वापस है। हाँ हाँ कौन, कोई आया था? अच्छा पाकिस्तान की सीमा, सीमा 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 सीमा, हाँ पाकिस्तान की सीमा, जो एक लप्पू से किसी के साथ रहते थे। लप्पू सही से कुछ शब्द अच्छा सचिल पूरी जानकारी रखते हैं सब लोग। चलिए वापस है। चलिए तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 8, अब आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक इंग्लैंड का नागरिक है, मतलब इंग्लैंड का व्यक्ति है, भारत में उसका जन्म हुआ था, ठीक है, भारत में जन्म हुआ था, मात्र व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, ब्रिटेन मूल का था भाई, अंग्रेज यहाँ पे 250 साल रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है बच्चे उच्चे तो पैदा हुए होंगे, तो कोई ब्रिटेन ब्रिटिश रहा होगा, उसका जन्म भारत में हुआ। बहुत सारे बसे हैं भारत में, बम्बई में चले जाओ बहुत सारे विदेशी मतलब ब्रिटेन नागरिक, गोवा चले जाओ वहां पे बहुत सारे पुर्तगाली बसे हैं, फ्रांस वहां पे पंडित फ्रांसीसी बसे हैं, जिनको भाई जिनको लगता है कि हमको यही रहना नहीं छोड़ के गए, तो उनके लिए यही देश है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो वहां पे बसा हुआ है, चूंकि जब आजाद हुआ उस समय अंग्रेज को भगाने चक्कर में वो चला गया इंग्लैंड, लेकिन उसको वापस भारत की याद आ गई। तो फिर ये आर्टिकल उसके लिए है कि कोई व्यक्ति माता पिता दादा दादी ब्रिटिश इंडिया में जन्मा हो और फिर वो वापस भारत में आकर के नागरिकता चाहता है, तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत की डोमिसाइल सरकार है ना, और अब देखो ये एक शब्द होता है डोमिसाइल सरकार। डोमिसाइल सरकार मैं आपको बता देता हूँ, इससे ये सब इतना परेशान नहीं करता है। जैसे आप समझिएगा कि हम आजाद हुए थे 1947 को, है ना, और हमारा संविधान जो है तो 1950 को जो है तो लागू हुआ। इस दौरान जो सरकार थी इसको डोमिसाइल सरकार बोलते थे। क्या बोलते थे? डोमिसाइल सरकार। 1950 के बाद जब संविधान लागू हो गया तो फिर इंडियन गवर्नमेंट हो गई, है ना, भारत सरकार हो गई, तो बीच में डोमिसाइल सरकार। तो वो डोमिसाइल सरकार मतलब वो, तो कोई व्यक्ति चला गया इंग्लैंड, तो डोमिसाइल सरकार या भारत सरकार को उसने आवेदन किया कि साहब हमें नागरिकता चाहिए, तो फिर लगता है तो नागरिकता उसको दी जा सकती है। ये चीज वहां पर, तो ये शुरुआत की ही ये ध्यान रखना है इन आर्टिकल में, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में, यानी उस समय जब भारत कह सकते हो कि आजाद हुआ और उस समय संविधान लागू हुआ, उसी समय की नागरिकता की बातचीत है, क्योंकि अब तो वो व्यक्ति अब बहुत पुरानी बात हो गई है ना, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक प्रोविजन है। अब आर्टिकल 9, तो आर्टिकल 9 एक तरह से सिंपल सी बातचीत करता है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता यदि स्वीकार कर ले तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 9 ये कहने का प्रयास करता है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डुअल सिटीजनशिप का दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो ये है कि कोई व्यक्ति पूरे देश का नागरिक है और किसी खास राज्य का नागरिक है, यानी देश के साथ किसी राज्य का नागरिक है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका जैसे मान लो कि आप अमेरिका के नागरिक हो, है ना, और जैसे अमेरिका में मान लो कि आप कैलिफोर्निया, है ना, ओहायो, तो वहां के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, है ना, तो उनके आप भी जो उसके भी तो उनकी अलग नागरिकता मिलती है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट के नागरिक हो, तो उस स्टेट में जो भी कुछ विशेष चीजें हैं वो भी आपको मिलती हैं, तो वो चीज वहां पे कहता है। ओके। दूसरी कहानी है कि क्या कोई व्यक्ति दो देश का पासपोर्ट रख सकता है, तो बिल्कुल हाँ ये भी है। तो जैसे ये ध्यान रखना, जैसे अमेरिका, कोई व्यक्ति अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता रख सकता है ना, तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये, जैसे आप चले जाओगे फ्रांस वगैरह, तो फ्रांस वगैरह के जो सॉरी रूस वगैरह, रूस, तो रूस जो यूएसएसआर के जो देश होते हैं, तो एक दो देश की नागरिकता वहां पे जो ग्रुप देश हैं उनकी नागरिकता। अभी जैसे यूरोपियन कंट्री में भी ऐसी किया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्री मतलब कि आपका ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, मतलब एक व्यक्ति फ्रांस, तो एक व्यक्ति दो देश की नागरिकता रख सकता है।
अब उसके लिए कुछ शर्तें हैं, नियम हैं, कानून हैं, उन सबके तहत तो कोई व्यक्ति 2 देश की नागरिकता भी रख सकता है। लेकिन अभी भारत में इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया गया है ना। तो ये आगे चल के, अभी सब आगे की बात है। अब हमारे पड़ोसी जो हैं, जनरली पड़ोसी के साथ ये चीज रहती है भाई। अमेरिका, अभी कनाडा के बारे में तो ये भी चल रहा है कि भाई हो सकता है अमेरिका में चाह रहे हैं कि मर्ज हो जाए, बहुत सारी चीजें चाह रहे हैं कि अमेरिका में मर्ज हो जाए। तो वो सब कहानी है। जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, वो चाहते हैं इंग्लैंड में मर्ज हो जाए। तो ऐसे बहुत उस प्रकार के, जैसे भारत, मान लो भारत भूटान, भारत जो है तो आपका जैसे क्या कह सकते हैं कि ऐसे छोटे मोटे राज्य, तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो सकती है। पर अभी भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है ना। बाकी मैंने लिख दिया है दोहरी नागरिकता क्या होती है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो कुछ अधिकार मिल जाते हैं, कई पासपोर्ट रख सकता है, बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। वीजा समझते हो ना, किसी देश में जाने के लिए वीजा लगता है, वीजा समझते हो ना। हाँ ठप्पा, परमिशन। वीजा मतलब परमिशन, है ना। तो परमिशन, जैसे तुमको किसी भी देश में जाना है तो पर्पस कि जैसे घूमने जाना है कि स्टूडेंट बन के जाना है, वीजा लगता है, उसके साथ ही घूम सकते। बिना वीजा के यदि तुम्हारे पास पासपोर्ट भी मान लो कि, और बिना वीजा के घूमते अमेरिका में पकड़े गए तो सीधे जो है तो अब आजकल बेड़िया पहना करके भेज रहे हैं, ध्यान रख तो अभी खतरनाक तरीके है ना। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये सभी कुछ है। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, रूस जैसे कुछ देश है जो दोहरी नागरिकता की इजाजत देते हैं। मैंने कुछ बेसिक जानकारी दे दी। आर्टिकल 10 इतना दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। कंटेन्स द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। भाई जैसे कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक बनता है ना, तो उसके जो व्यक्तिगत अधिकार है बने रहेंगे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया, है ना। जैसे एक आप पीओके को हमने भारत में मर्ज कर दिया, तो पीओके में जिसके पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति के अधिकार उसके साथ बने रहेंगे। तो किसी देश की नागरिक हो गए हो तो उसके साथ यदि किसी व्यक्ति के अपने जो पर्सनल अधिकार है वो एज इट इज बने रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये आर्टिकल 10 कहता है, ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट, इसके लिए ध्यान रखना कि नागरिकता जो है इसके बारे में नियम कानून संसद बना सकती है। तो भारत में नागरिकता को रेगुलेट करने के लिए नागरिकता कानूनों को इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना हुआ है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना हुआ है, जिसके तहत भारत में नागरिकता को निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम में ही कुछ बता दिया गया है कि कितने तरीके से नागरिक बन सकता है। तो बाय बर्थ, तो सेक्शन 3 में कहता है, बाय डिसेंट वंश के द्वारा, यानी वंश भारत में वंश है तो सेक्शन 4, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन, प्रकटीकरण का मतलब है वहां पर 11 साल की एक समयावधि बताई गई है। कि एक सिंपल समझना कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में 11 साल के ऊपर भारत में रह रहा है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, और भारत की 10 साल है, देख लेना 11 साल है जहां तक है मुझे कि ये 11 साल की अवधि है। फिर भी एक बार कंफर्म कर दूंगा, वैसे आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा। तो इससे जहां तक मुझे याद है 11 साल है इसकी अवधि। 10 साल आप बोल रहे हो वंशकर्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है। तो बता दूंगा मैं, अभी बदलते रहते नियम, तो ये मैंने पुराने देखो, मैं 11 साल की अवधि लिखी हुई, 11 साल। तो 11 साल अच्छे चरित्र का हो, है ना, अच्छे चरित्र का हो। नहीं, ये नेशनल भारतीय जो है तो एनसीए क्या है, हाँ ये एनसीए वगैरह, हाँ वो सीसीए, वो उसको हम डिस्कशन करेंगे। वो भी मतलब वो भी देखा जाए तो डिस्कशन करना चाहिए था। अभी वो क्या कहानी है ना, कि एनसीए वगैरह क्या है, वो इसी में आता है, नागरिकता के तहत ही पढ़ा जाता है वो अधिकांश चीजें। सीसीए एनसीए वगैरह जो भी विवाद था ना असम के लिए, असम में खासकर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हुए हैं उसके लिए जो है तो बातचीत था, तो वो उसी के लिए था, इसी का पार्ट है। वैसे पढ़ा सकते हैं नागरिकता के साथ ही। अभी अभी बीच चूंकि में चला भी हाँ, था। हाँ डंडन बीच में चला था, तो उसको मैं बता दूंगा, अलग से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये चीज, और क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से नागरिकता, अब ये पूछता नहीं है, वैसे मैंने एज ए नॉलेज बता दिया, ये चीज पूछता नहीं। पूछता क्या है, नीचे है कि भाई नागरिक होने के नाते आपको कुछ अधिकार भी मिलते हैं। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार है, तो 5 आर्टिकल के अंतर्गत आने वाले फंडामेंटल राइट्स जो है केवल नागरिकों को मिलते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16,
आर्टिकल 19, 29 और 30, इन 5 आर्टिकल के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। कोई विदेशी है, सॉरी नहीं इतने ही है, 15 नहीं, 14 नहीं, 14 नहीं है, 15, 16, 19, 29, 30 है ना। तो ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। इसके बाद नागरिक को और क्या मिलता है, तो देश का राष्ट्रपति बनना है भारत का नागरिक, उपराष्ट्रपति बनना है नागरिक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बनना है नागरिक, मतलब जज बनना है, कोई भी सरकारी पद चाहिए, महान्यायवादी बनना है नागरिक, राज्य के राज्यपाल बनना है नागरिक, राज्य का महाधिवक्ता बनना है नागरिक। तो बेसिकली एज ए सिटीजन, नागरिक के नाते कौन कौन से और पद आपको संवैधानिक पद मिल सकते हैं, इनकी लिस्ट जो है तो यहाँ पे बताई गई है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देन अगली चीज की क्या कोई जैसे नागरिक कंपनी भी नागरिकता प्राप्त कर सकती है, तो अंतिम टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस बिहार राज्य का फेमस केस है 1965 का। तो इस केस में कहा गया था कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट केवल नेचुरल पर्सन के लिए, प्राकृतिक व्यक्ति, हम आप कहलाते हैं नेचुरल पर्सन, तो हम आप ही नागरिकता के बारे में बातचीत कर सकते हैं। कोई कंपनी जो है तो लीगल पर्सन कहलाती है, तो लीगल पर्सन के लिए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल प्राकृतिक व्यक्ति के लिए ही है, विधिक व्यक्ति के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है तो नहीं लागू होता है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ओके, बात समझ में आ गई है आप सभी को। तो इस प्रकार से मैंने सिटीजनशिप